आज के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम धरती की 12 ऐसी रहस्यमयी और अजीबोगरीब बस्तियों की बात करेंगे जहां इंसानों ने सुरक्षा के सारे आम नियमों को ताक पर रख दिया है। मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि लोगों ने प्रकृति के सबसे क्रूर और खतरनाक रूपों के साथ कैसा खौफनाक समझौता किया है, और वो भी सिर्फ अपना घर बसाने के लिए। इस पूरे विषय की गहराई तक जाने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे इन असंभव बस्तियों के रहस्य से, फिर चलेंगे पानी पर तैरती जिंदगियों की ओर, इसके बाद ऊंचाइयों और गहरी खाइयों का बसेरा देखेंगे और फिर जमा देने वाले बर्फीले नर्क का अनुभव करेंगे। आखिर में डर और परंपरा की दुनिया से होते हुए इंसानी जिद की आखिरी हद तक जाएंगे। तो चलिए व्यवस्थित रूप से समझते हैं कि ये अविश्वसनीय समुदाय हर दिन किन भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक दबावों को झेलते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, असंभव बस्तियों का रहस्य और प्रकृति की सीमाओं को दी गई चुनौती। देखिए, इस विश्लेषण को सही से समझने के लिए हमें अपना नजरिया थोड़ा बदलना होगा। इन जगहों को सिर्फ नक्शे पर बने कुछ बिंदुओं की तरह देखना बंद करना होगा। सच तो यह है कि ये मानवीय सहन शक्ति की बहुत ही भयानक और विस्मयकारी परीक्षाएं हैं। ये बस्तियां चीख चीख कर बताती हैं कि इंसान का वजूद सिर्फ आरामदायक जगहों तक सिमटा हुआ नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम बात करेंगे पानी पर तैरती जिंदगियों, समुद्री पंजारों और तैरती बस्तियों की। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे ये चरम वातावरण एक पूरी जीवन शैली बन जाता है, जहां ठोस जमीन पर पैर रखना किसी बहुत बड़ी विलासिता या लग्जरी से कम नहीं है। अब अगर हम इन 4 जलीय बस्तियों पर नजर डालें तो कुछ बहुत ही गंभीर कमजोरियां सामने आती हैं, जो इन सब में बिल्कुल आम हैं। एक तरफ मिंगिंग गो को ही ले लीजिए, विक्टोरिया झील के बीचों बीच बस आधे फुटबॉल मैदान जितनी जगह। जरा सोचिए उस डरावने घनत्व और मानसिक दबाव को, जहां लोग नील पर्च मछली के व्यापार के लिए एकदम ठूंसे हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ बाजाओ लाओत और मौकूको जैसे समुदाय हैं। इनकी कड़वी सच्चाई ये है कि ये बिना किसी कागजी पहचान या आधिकारिक मान्यता के जी रहे हैं। मौकूको तो एक बड़े महानगर के इतने करीब हैं, फिर भी वहां हमेशा प्रशासन द्वारा बेदखल किए जाने की तलवार लटकती रहती है। अब बेनिन के गानवी गांव की जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है सर्वाइवल के बुनियादी नियमों का पूरी तरह से उल्टा हो जाना। मतलब आम दुनिया में क्या होता है, इंसान अपनी जरूरत के लिए पानी को जमीन पर लाता है ना? लेकिन गानवी में स्थिति बिल्कुल अलग है। वहां घर पानी के भीतर गाड़े गए लकड़ी के खंभों पर टिके हैं, तो लोगों को अपने जानवरों को पालने के लिए नाव में मिट्टी ढो ढोकर छोटे छोटे कृत्रिम टीले बनाने पड़ते हैं। जरा सोचिए, अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए उन्हें पानी पर जमीन लानी पड़ती है। पानी की इन तैरती दुनियाओं से आगे बढ़ते हुए अब हम पहाड़ों और जंगलों की ऊंचाइयों की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है ऊंचाइयों और खाइयों का बसेरा, यानी लिम्बवत जीवन। ये वो जगह हैं जहां गुरुत्वाकर्षण कोई आम प्राकृतिक नियम नहीं रहता, बल्कि हर पल मंडराता हुआ एक जानलेवा खतरा बन जाता है। अब यहाँ स्वाभाविक रूप से एक सवाल उठता है, आखिर वो क्या मजबूरी रही होगी जो एक पूरे समुदाय को धरती की ठोस और सुरक्षित जमीन छोड़ने पर मजबूर कर दे? ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने हवा में लटकी हुई जिंदगी चुन ली? चलिए इसके पीछे के दिलचस्प कारणों को समझते हैं। हवा और ऊंचाइयों पर बसने की वजहें हर जगह अविश्वसनीय रूप से अलग अलग हैं। पापुआ के कोरवाई लोग वर्षावन के खतरनाक दलदली कीड़ों और बीमारियों से बचने के लिए सीधे पेड़ों पर घर बनाते हैं। वहीं चीन के यानजिन शहर को देखिए, ये भौगोलिक रूप से पहाड़ों और नदी के बीच कुछ इस कदर फंसा है कि इसे क्षैतिज रूप से फैलने की जगह ही नहीं मिली। लद्दाख का फुक्ताल मठ गहरी खामोशी और आध्यात्मिक अनुशासन के लिए दुनिया से कटकर एक गुफा में मधुमक्खी के छत्ते की तरह लटकता है। और फिर है पेरू का ला रिंकोनादा, जो महज सोने के लालच में पहाड़ों की चरम ऊंचाई तक पहुंच गया। और ये ला रिंकोनादा की चरम स्थिति को कितनी अच्छी तरह दर्शाता है। ये शहर समुद्र तल से 5000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। 5000 मीटर! इस ऊंचाई पर हवा इतनी पतली होती है, तापमान इतना जमा देने वाला होता है, और गर्माहट के लिए जलाए जाने वाले कचरे का जहरीला धुआं, ये सब मिलकर हर एक सांस को एक भारी शारीरिक संघर्ष बना देते हैं। फिर भी सिर्फ और सिर्फ सोने की उम्मीद में इंसान वहां डटा हुआ है। चलिए वापस जंगल की चोटियों पर चलते हैं। 35 मीटर ऊपर पेड़ों पर रहने वाले कोरोवाई लोगों का जीवन सागो पेड़ पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। वर्षावन के इस पूर्ण अलगाव में जिंदा रहने के लिए वो सड़े हुए तनों में मिलने वाले मोटे कीड़ों का सेवन करते हैं। बाहरी दुनिया के लिए ये सोचना भी शायद अजीब या घिनौना लगे, लेकिन वहां के लिए
वहां के लिए ये प्रोटीन का एक बेहद जरूरी स्रोत है। सच कहूं तो यही कीड़े उनके लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय करते हैं। इन खतरनाक ऊंचाइयों को पीछे छोड़ते हुए इस एक्सप्लेनर का चौथा हिस्सा हमें ले चलता है जमा देने वाले बर्फीले नर्क की ओर। यहाँ हम उन वातावरणीय परिस्थितियों को देखेंगे जहाँ ठंड सिर्फ कोई मौसम नहीं है, बल्कि एक बेहद क्रूर और दमनकारी शासक है। रूस के ओमियाकॉन और ग्रीनलैंड के इतोकुरतोरमीत में लगातार गिरता हुआ तापमान रोजमर्रा की जिंदगी के हर एक पहलू को नियंत्रित करता है। ये हालात आसपास के पूरे परिदृश्य को बदल कर रख देते हैं। यहाँ की सुन्न कर देने वाली ठंड और हड्डियां कंपा देने वाली बर्फीली हवाएं ऐसा एहसास कराती हैं मानो इंसान किसी अंतहीन बर्फीली कैद में फंस गया हो। यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि ओमियाकॉन की जमीन साल भर परमाफ्रॉस्ट रहती है, मतलब पत्थर की तरह जमी हुई, तो खेती करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके चलते वहाँ के निवासियों को पूरी तरह से कैलोरी से भरपूर मांस, मछली और रेंडियर पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये कोई शौक या स्वाद की बात नहीं है, ये सिर्फ शरीर में इतनी गर्मी पैदा करने के लिए है ताकि इंसान अंदर से जमे नहीं और उसकी सांसें चलती रहें। इसी तरह ग्रीनलैंड के इतोकुरतोरमीत में जो आपको ये चमकीले और जीवंत रंग के घर दिखते हैं, ये कोई सजावट के लिए नहीं बनाए गए हैं। बर्फीले तूफानों और सफ़ेद धुंध के बीच ये रंग असल में जीवन रक्षक का काम करते हैं। लोग इन्हीं रंगों से रास्ता पहचानते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि वहाँ बाहर कदम रखने का सीधा सा मतलब हो सकता है एक विशालकाय ध्रुवीय भालू से सामना होना। तो ऐसे में रास्ता भटकना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना। अब आते हैं अपने पांचवें हिस्से पर, डर और परंपरा की दुनिया, यानी मनोवैज्ञानिक किले। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे इंसानी दिमाग अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ ईंट पत्थरों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि मनोविज्ञान और खाद्य श्रृंखला का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल ही अलग तरह का किला तैयार करता है। उदाहरण के तौर पर पापुआ न्यू गिनी के असारो गांव को देखिए। इन्होंने खुद को बचाने के लिए कोई विशाल दीवारें या आधुनिक हथियार नहीं बनाए। इसके बजाय उन्होंने दलदली मिट्टी को शरीर पर लपेटा और भयानक मुखौटे पहन लिए ताकि वो एकदम कब्र से निकले हुए भूतों की तरह दिखें। और दूसरी तरफ मंगोलिया के सागसाई समुदाय हैं जिन्होंने जिंदा रहने और शिकार के लिए आसमान के सबसे घातक शिकारी सुनहरे बाज के साथ एक प्राचीन और जबरदस्त साझेदारी बना रखी है। अल्ताई पहाड़ों की कठोर परिस्थितियों में यही साझेदारी उन्हें बचाती है। ये रणनीति असारो मडमेन की शानदार बुद्धिमत्ता को दिखाती है। वो बहुत पहले ही ये बात समझ गए थे कि दुश्मनों से शारीरिक रूप से लड़ने या हथियारों का इस्तेमाल करने के बजाय उनके दिमाग में आतंक पैदा करना कहीं ज्यादा असरदार और सुरक्षित तरीका था। मतलब उनका डर ही उनका सबसे बड़ा और अभेद्य रक्षक बन गया। चलिए अब हम अपने आखिरी और छठे हिस्से पर पहुंचते हैं, इंसानी जिद की आखिरी हद। अब वक्त आ गया है कि हम इन सभी अविश्वसनीय सर्वाइवल कहानियों को एक साथ जोड़ें और देखें कि आखिर ये इंसानी फितरत के बारे में हमें क्या सिखाती हैं। ये सभी 12 स्थान पूरी तरह से ये साबित कर देते हैं कि इंसान अपना चुना हुआ घर छोड़ने के बजाय किसी भी हद तक जा सकता है। वो पतली हवा में सांस लेना बर्दाश्त कर लेगा, पानी में सड़ते हुए खम्भों पर रह लेगा या फिर जमा देने वाली ठंड और पूर्ण अलगाव को सह लेगा, पर हार नहीं मानेगा। ये इंसान की कमाल की अनुकूलन क्षमता और उसकी असीम जिद का शायद सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन जैसे जैसे पूरी दुनिया में पर्यावरणीय चुनौतियां और जलवायु परिवर्तन की रफ्तार बढ़ रही है, ये अंतिम सवाल हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पूरे एक्सप्लेनर में हमने जिस हैरत अंगेज अनुकूलन क्षमता को देखा है, क्या उसकी भी कोई टूटने की सीमा है? अगर प्रकृति अपना दबाव और बढ़ा दे तो क्या इंसान की ये अदम्य जिद भविष्य में टिक पाएगी? निश्चित रूप से यह सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा विषय है।